हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं ले के सरकार से निस्बत है, सरकार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं ले के सरकार से निस्बत है, मेरी सरकार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलमे दुनिया की शहंशाही रखता हूँ मैं ठोकर में, दुनिया की शहंशाही रखता हूँ मैं ठोकर में। कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है, मुख्तार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं ले के सरकार से निस्बत है, मेरी सरकार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलमी, मैं खाक का पुतला हूँ वो अर्श के राही है, मैं खाक का पुतला हूँ वो अर्श के राही है। मैं खाक का पुतला हूँ वो अर्श के राही है। मैं सस्ता नहीं आपके बाजार से निस्बत है, मैं सस्ता नहीं आपके बाजार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, अनवार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलमे, मैं जैसे वफा हूँ मुझे क्या कौन खरीदेगा, मैं जैसे वफा हूँ मुझे क्या कौन खरीदेगा, मैं जैसे वफा हूँ मुझे क्या कौन खरीदेगा। मैं सस्ता नहीं आपके बाजार से निस्बत है, बाजार से निस्बत है। मैं सस्ता नहीं आपके बाजार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं ले के सरकार से। हमारे सामने नाते रसूल मकसूल पेश कर रहे थे। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा है और आप हमारे साथ मौजूद हैं। खैर रमज़ान का सिलसिला है और एक नए सिलसिले में आपको खुशामदीद भी कहते हैं, इस यकीन के साथ कि आपका रोज़ा बेहतरीन गुजर रहा है और बाकी जो रोज़े बाकी हैं उसके लिए भी आपकी तैयारी मुकम्मल है। खैर जनाब, मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जैसे इमरान ने कहा कि आपका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज 17 रमज़ान मुबारक है और आज का दिन अगर हम बात करें तो तारीख़ इस्लाम का वो अजीमुश्शान और एक यादगार दिन है जब इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई, जिसमें कुफार कुरैश का गरूर खाक में मिला और जज्बा ईमानी से सरशार मुसलमानों को फतह मिली। क्योंकि 13 साल तक कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। उनका ख्याल था कि मुट्ठी भर ये बेसरो सामान भला उनकी जंगी ताकत के सामने कैसे ठहर सकते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुफार की तादाद हजारों में थी और मुसलमान सिर्फ 313 थे। खुदा की गैबी मदद आई और कुफार मक्का को शिकस्त हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, जज्बा ईमानी और अजीम लीडरशिप के ज़ेर असर मुसलमानों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। 70 जंगजुओं को
जिनका ताल्लुक दुश्मन की फ़ौज से था, उनको वासिल जहन्नुम किया और इस गज़वा में 14 सहाबा कराम ने जाम शहादत भी नोश फरमाई। इस वक्त हमने इसी मौजू पे बात करनी है। हमारे साथ फ़ाहद काज़मी मौजूद हैं, बेहतरीन अहाता करने की सलाहियत रखते हैं ख़ास तौर पे इस्लाम से मुतल्लिक़ ऐसे वाक़यात का। सो हम भी आज इस दिन की निस्बत से ज़रूर उनसे बात करेंगे। फ़ाहद, खुश आमदीद वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। दो यू हैविंग अ वेरी बिजी स्केड्यूल, वी नो, यू नो, मॉर्निंग इन द इवनिंग, बट दिन ऐसा है कि हमें आपको मदू हम करना लाजमी था। और इससे पहले कि हम आपसे बात शुरू करें, एक और भी लाजमी हमारे ट्रांसमिशन का जो आमना है जो कि किचन में मौजूद है। बिल्कुल आमना, खुश आमदीद, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आमना, क्या है आज मेन्यू में? आज मेन्यू में कुछ हम चाइनीज़ की तरफ जा रहे हैं। चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस बनेंगे, ठीक है। और साथ में स्वीट में हम बना रहे हैं कुनाफा नाफा, ओहो, जी, क्या और बात ब्लू है। लगोन ड्रिंक बनेगा, ब्लू लगोन हो गया। मॉकटेल है। तो अभी क्या स्टार्ट अभी आपने बस क्या किया है? जो वेजिटेबल्स हैं वो मंचूरियन की रेडी कर रही हूँ, और साथ में बाय द टाइम जो स्टॉक है वो रेडी हो रहा है, और उसके अंदर उसकी जैसी असेंबलिंग होती है मैं साथ साथ आपको ब्रीफ करती हूँ। Perfect. इसमें कुनाफा की भी मैं मिक्सिंग करके और उसको भी बेक सो ये कुनाफा जो है ये कहाँ की डिश है? ये अरेबिक है Arabic बेसिकली। है। हाँ जी, आपको पता है Okay. ये अरेबिक कुजिन अब तो हमारे यहाँ भी बहुत इन हो गया, बड़ा तो बहुत पसंद किया जाने मजेदार लगा है किस्म अब तो। के मुख्तलिफ जो कह लें बेकरीज ने रखे होते हैं बिल्कुल इनको। रखे होते हैं, और अभी कुनाफा स्पेशल काफ़ी हमारे यहाँ पे इन हो गया, और अरेबिक ओवरऑल कुजीन हमारा बड़ा ज़्यादा हमारे जो है वो पसंद किया जाने लग गया, लेबनीज, अरेबिक, ये सारी चीज़ें। तो कोशिश होती है कि सारा एक मिक्स एंड मैच लेके चले, डिफरेंट कुजीन्स को टच करें, ताकि जिसकी जो प्रेफरेंस है वो उसको ट्राई करें। उसको try करें, लवली उसको आमना, आप स्टार्ट करें अपने प्रोसेस को, फिर हम आपकी तरफ जी, भी आते हैं। बिल्कुल। फ़ाहद, नाउ ओवर टू यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज, 17 रमज़ानुल मुबारक, और इस्लाम की तारीख में जैसे कि हम कल भी वो एक सिलसिला हमारा चल रहा है ना, तो रमज़ान के अंदर ऐसे लगता है कि मुख्तलिफ दिनों के अंदर तारीख अपने आप को बेहतरीन तरीके से तारीख और आग को रखा जा रहा था कि अब ये अमल है, अब ये अमल है। तो उसी में से एक बहुत बड़ा अमल फतह मक्का भी था, एंड देन ग़ज़वा बदर। क्या किस्सा है और कितना इंपॉर्टेंट है ये दिन इस्लाम की तारीख में? थैंक्स अ लॉट अरमला एंड इमरान फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल डे है आज, और इसको मुस्लिम हिस्ट्री में यौम फुरकान कहा गया। वो दिन जो हक और बातिल में फ़र्क तफरीक करता है। वाह। और इससे पहले कि हम ग़ज़वा बदर के हवाले से कि इसके वाक़यात क्या हैं, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, हमें ग़ज़वा बदर से क्या लेसन्स लेने चाहिए, इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल, टेस्ट के प्रिंसिपल पे बनाया है। जन्नत वो जगह होगी जहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होगा, जहाँ पे रब्बुल इज़्ज़त ट्राई नहीं करेगा। ये कायनात, ये दुनिया जहाँ पर इंसान को भेजा गया, जहाँ पे रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एज़ अ नाइब बनाया है, ये प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट पे है। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, आयत का मफहूम है, आई विल डेफिनेटली ट्राई यू, आई विल डेफिनेटली टेस्ट यू, मैं तुम्हें ज़रूर तुम्हारा इम्तिहान लूँगा, खौफ से, भूख से, माल से, औलाद की कमी से, जान की कमी से, ये मैंने टेस्ट तुम्हारे से लेने हैं। होता ये है कि हम अपने टेस्ट इसलिए फेल करते हैं कि मेरे जाहिर और बातिन में एक हिपोक्रेसी होती है। जो मैं कहता हूं उसको अमल में ढाल नहीं पाता। जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो मेरी डीड नहीं होती, वो मेरी कैफियत और हाल नहीं होता। अब आप चलें बदर के मैदान के अंदर, 313 मुसलमान बदरी सहाबा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, और ये कायनात का मग़ज़ हैं, दे आर द क्रीम ऑफ द क्रिएशन। वाह वाह। और ये वो हस्ती हैं जिनकी थॉट्स और उनकी डीड्स यूनिफाइड हो चुकी हैं। वाह वाह वाह। इनके जाहिर और बातिन में यकताई है, कोई फर्क नहीं है। उनमें कोई डुअलिटी नहीं है, यूनिफिकेशन है। और इसीलिए ये वो लोग हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि ये मेरे बदरी कंपेनियंस हैं। वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके अगले पिछले तमाम तरके ओला माफ कर दिए उन्हें। वाह। ये इस मार्के के बाद जो भी करें, दे आर द फाइनेस्ट ऑफ द क्रिएशन, वाह। इस मार्के की वजह से। अब जिस तरह आज हमारी मॉडर्न डे स्टेट्स हैं, मदीना के अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टेट क्रिएट की, और उस स्टेट की अपने फ्रंटियर्स थे, उसकी एक टेरिटरी थी, वो एक ट्राइबल स्टेट थी, लेकिन उसके ऑफ कोर्स अपने फ्रंटियर्स थे। अब कुफार ये करते थे कि ये अपने ट्रेड कैरावंस को मक्का से सीरिया लेके जाते थे, सही। और वो जो माल था वही मुसलमानों के खिलाफ फिर इस्तेमाल करते थे। अब मुसलमानों के लिए ज़रूरी था कि अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, मॉडर्न डे में जिस तरह हम कहते हैं कि उसको प्रिजर्व करें, जोग्राफियाई हुदूद। हदूद को,
और इनकी सप्लाई लाइन यहां से ना गुजरे। अब एक तो ये ऑलरेडी मुसलमानों के खिलाफ है और रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर ये हुक्म नाजिल किया कि हम आपको जंग की इजाजत देते हैं, खास तौर पे उन लोगों को जंग की इजाजत, यानी प्रॉफिट और उनके कंपेनियंस को, हु आर बीइंग रॉन्ग्ड, जिनको उनके वतन से निकाला गया है, तो जंग की इजाजत है। तो ये तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम एक्टिवली एक मिलिट्री लेवल के ऊपर भी अपने सहाबा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो काफिला ट्रेड का आ रहा है, अबू सुफियान उनको लीड कर रहे हैं, वो काफिला वापस चला जाता है, लेकिन ये खबर जाती है कि कहीं इस काफिले को लूट ना लिया जाए। वो काफिला बच के मक्का वापस चला गया है, लेकिन अबू जहल की लीडरशिप के अंदर कुफार जो है 1000 का लश्कर जो है वो कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने कंपेनियंस को लेके बदर के मकाम पे, बदर एक वेल है, ये आज भी आप मदीने से बाहर निकले कोई 90 किलोमीटर या इस तरह से मदीने से दूर है, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंपेनियंस को लेके वहां गए और ऐसी उसरत का, ऐसे फकर का ये आलम है कि सिर्फ 313 हैं, इनके पास घोड़े सिर्फ 2 या 3 हैं। आर्मीज के अंदर कैवलरीज होती हैं, कैवलरीज के बगैर ट्रेडिशनल वॉर्स लड़ी नहीं जाती थी। आपके पास कैवलरी है ही नहीं, 2 घोड़े हैं, आपके पास 313 अगर बंदे हैं तो ऊंट भी ऐसा नहीं है कि हर बंदे के पास 1 ऊंट है, आपके पास सिर्फ 70 ऊंट है, 3 बंदे 1 ऊंट को शेयर करते हैं, बारियां लगी हुई हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली मुर्तजा और एक और सहाबी 1 ऊंट पे, हर कंपेनियन की बारियां वो ऊंट को शेयर करता है। यूं ये काफिला जो है, ये कारवान जो है, ये प्रॉफिट की आर्मी ये बदर के अंदर मौजूद होती है। अब बदर के अंदर वो 1000 का लश्कर है। एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अरब्स की हिस्ट्री थी, अरब्स के अंदर ट्राइब्स हुआ करते थे। बनु मखजूम जिससे अबू जहल था, बनु उमैया जिससे दीगर लोग थे, इनकी हिस्ट्री थी वॉर की। ये फॉर जनरेशंस दे वर क्लैन्स ऑफ वॉरियर्स। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान था बनु हाशिम, ये हाजियों को पानी पिलाया करता था। दे हैड नो हिस्ट्री ऑफ वॉर, दे वर नॉट वॉरियर्स लाइक दैट। और जो मदीने के लोग थे, मदीने के लोग तो बेचारे या तो भेड़ बकरियां चराते थे या वो अपनी कुछ उनकी वो एग्रीकल्चर थी, वो किसान थे असल में, दे वो फार्मर्स। उनकी आपस में कोई उनकी टिप्स होती थी, लड़ाई झगड़े जैसे आपस के ट्राइब्स के होते हैं, लेकिन दे वर आल्सो नॉट वॉरियर्स। जो वॉर के क्लैंस थे, जंगजू, वो भी उधर थे, जिनको हम आज की मॉडर्न पार्लांस में कहेंगे बैटल हार्डन्ड। दे वर बैटल हार्डन्ड, दे वर वेल इक्विप्ड। और इधर मुसलमान, दे वर कंपैशनेट, दे हैड नो हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड दे जस्ट हैड फेथ इन ऑलमाइटी अल्लाह। अब देखें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया अपने कंपेनियंस के साथ, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया। तो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपनी जानिसारी का ऐलान फरमाया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े, उन्होंने खिताब फरमाया। मगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं लग रहा था कि वो चाहते थे कि मदीने वाले भी डिस्कस करें और वो भी अपनी जानिसारी का इजहार करें। तो उस वक्त मदीने के जो लीडर थे हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो खड़े हुए। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका रूए सुखन हमारी तरफ है तो मैं आपको ये बताता चलूं, या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह हो, कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि मूसा आप और आपका रब लड़े, हम नहीं लड़ेंगे, आप हमें हुक्म देंगे, हम आपके हुक्म पर समंदरों में उतर जाएंगे, हम पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाएंगे। और हम ये चाहते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब्बुल इज्जत हमारी ब्रेवरी के जौहर आपको दिखाए और आपकी आंखें हमारे से ठंडी हो। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जज्बा देखा तो आपने इत्मीनान, आपने फिर फख्र फरमाया कि लाउल आलमीन, दे आर द कंपेनियंस। अब ये दुनिया की जो कसरत और किल्लत है, इसके पैमाने जो हैं वो खत्म होने वाले हैं। अब ये दोनों आर्मीज आमने सामने आती हैं और अरब वर्ल्ड का दस्तूर था, आम जंग होने से पहले ड्यूएल्स होते थे, दू बदू जंग, 1-to-1 बैटल। अब उनके 3 बड़े सरदार आए, उतबा, शैबा और वलीद, और वो जैसे कस्टम था कि वो चैलेंज करते थे कौन है जो हमसे लड़ेगा, और वो अपने फिर फख्र के फखरिया जुमले, मुबारजत देना उसको कहते हैं, तो वो किया उन्होंने। 3 मदनी सहाबा बाहर आए, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इजाजत दे, हम इनसे लड़ेंगे। वो बाहर आए,
उन्होंने मक्कन ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जोड़ के बंदे भेजो, ये क्या फार्मर्स को भेज दिया है, भेड़ बकरियां चराने वालों को, इनसे लड़ेंगे, हम तो तुमसे लड़ने आए हैं। यानी वो यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो क्लैन जो मक्का छोड़ के मदीना है, हम तो आपसे लड़ने आए हैं। तो उस वक्त फिर 3 हस्तियां नमूदार हुई। सबसे पहले प्रॉफिट के चचा सैयदुल शुहदा अम्मे रसूल, उनका टाइटल असदुर रसूल भी है, सैयदना अमीर हमजा। दूसरी तरफ सैयदना अली उल मुर्तज़ा असदुल्लाहिल गालिब इमाम मशारिक वल मगारिब। और प्रॉफिट के एक और कज़न उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुतलिब। These 3 gentlemen were from बनु हाशिम। अब ये तीनों सामने आए हैं, उन तीनों के साथ मुकाबला है। उतबा को एक बार में हजरत हमजा जो है वासिल जहन्नुम करते हैं, शैबा को एक बार में हजरत अली उल मुर्तज़ा वासिल जहन्नुम करते हैं, और अबू बैदा बिन हारिस जो तीसरे कंपेनियन थे वो जख्मी होते हैं। ये दोनों उनकी मदद करते हैं, और तीसरे वलीद जो वहाँ पे है उसको भी वासिल जहन्नुम करते हैं। मैंने जो बात आगाज में की थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ट्राई करूंगा। अब तक ट्रायल चल रहा है, लेकिन जब ट्रायल में इन तीनों ने उन तीनों को वासले जहन्नुम किया है तो पैराडाइम शिफ्ट होती है। अब ट्रायल के बाद रब्बुल इज़्ज़त की मदद का नज़ूल होता है, और फरिश्तों की आर्मी हजरत जिब्रील अमीन की क़यादत में, हजरत मीकाईल की क़यादत में 1000 फरिश्ते अब वो नीचे आ रहे हैं। मुसलमानों ने ट्रायल को पास किया, अब गैबी मदद आई। वाह वाह वाह। और फिर वो जो गैबी मदद आई है उससे फिर वो जो है आम जंग शुरू हुई है, और फिर उसके अंदर मुसलमानों ने 70 कुफार को जो है वासिल जहन्नुम किया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हजरत अली वाज मेयरली 21-22, ही वाज लाइक अ यंग लैड, एंड बाय दैट टाइम उनकी एज सच कोई मिलिट्री ट्रेनिंग भी नहीं थी। अमीर हमजा की ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स वो बड़े बहादुर और उनकी तो बहादुरी एक लेजेंडरी थी, मगर एक 22 ईयर ओल्ड लैड, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, जो तवक्कल है, 70 में से तारीख ही हमें कहती है ऑथेंटिक सोर्सेज कि फ्रॉम 20 to 24 बंदे वो अकेले हजरत अली और मुर्तज़ा ने वासिल जहन्नुम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती से आपने ये नक्शा खींचा है फहद। हमें लगता है कि हम मैदान बदर में मौजूद हैं और अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। उमूमी तौर पे जब भी एक जर्नैल, जब भी एक लीडर जंग की हिकमत अमली बनाता है तो वो पहले अपने रिसोर्सेज को देखता है कि मेरे रिसोर्सेज क्या है। नोबडी वांट्स, कोई भी जर्नैल ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि मेरे लोग जाएं और मुश्किल का शिकार हो जाएं, ख़ास तौर पे जब आगे फोर्स इतनी बड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग द बेस्ट लीडर और द बेस्ट प्लानर, उन्होंने इसके बावजूद कि उनको नजर आ रहा था कि नंबर्स हम बहुत कम हैं, ये रिस्क क्यों लिया? और क्या खुदा रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये नवीद पहले से मौजूद थी कि आप लड़ें, अल्लाह की मदद आपको पहुंचेगी, या वो यकीन था जिसने लीड किया इस सारे अमल को और फिर मुसलमान जीते? देखिए, बिल्कुल यकीन था, एब्सोल्यूट फेथ था, लेकिन उससे पहले को ऐसा साइन नहीं था कि अभी कोई मुआजिजा होगा। ओके, क्योंकि पहले ट्रायल होना है। इन मुसलमानों का पहले ट्रायल हुआ है, ट्रायल के बाद मदद आई है। 2-3 वाकयात बड़े, जो मैं प्लानिंग के हवाले से भी बात करूं, प्लानिंग और स्पिरिचुअलिटी हैंड इन हैंड होती है। ये कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्रिंसिपल्स पे बनाई है। आप ये नहीं कर सकते कि आप प्लान ना करें और सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त की मदद का इंतजार करते रहें। बदर का मार्का प्लानिंग भी, जो रिसोर्सेज थे उनको प्लान किया गया। साहबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे कायद हैं, आप हमारे जनरल हैं, जो पहला काम हमने करना है, हमने एक शेल्टर बनाना है जिसमें हम आपको महफूज रखेंगे। बिकॉज खुदा न खास्ता, साहबा ने ये इंदिया दिया कि खुदा न खास्ता अगर हम इस वॉर में उस तरह प्रिवेल नहीं करते तो हम आपको बचा के वापस मदीना में लेके जाएं और फिर हम दोबारा से स्ट्राइक बैक करें। तो पहले उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शेल्टर बनाया। उस शेल्टर को मदीना के सहाबी हजरत साद बिन माज और उनकी साद बिन अबादा गालिबन, ये दोनों कंपेनियंस और इनके 25 लोग थे जो इनको गार्ड करते थे। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बदर के चश्मे थे, साहबा ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह हमें कैंप यहाँ नहीं वहां करना चाहिए, एनिमी के और करीब, और वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहां से हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्लैग्स दिए, जिस तरह फ्लैग्स दिए जाते थे उस दौर का। महाजरीन का फ्लैग हजरत अली उल मुर्तज़ा के पास था, एक ओवरऑल फ्लैग था हजरत मुसाब बिन उमैर के पास था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि ओहद में शहीद हुए थे। उनकी शक्ल भी प्रॉफिट से बड़ी मिलती थी, बहुत हसीन, हैंडसम और कमाल की वो शख्सियत थे। मदीना में तबलीग के लिए प्रॉफिट ने उन्हें भेजा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ्लैग्स दिए गए। फिर घोड़े ही 3 थे आपके पास,
तो आपने एक घोड़े, एक राइडर हजरत जुबैर बिन अल-अवाम के पास था और एक हजरत अस्वद अल कंदी के पास था। आपने इन दोनों को लेफ्ट फ्लैंक और राइट फ्लैंक का लीडर बनाया, मेमना और मैसरा, इसको अफसर कहना, यानी वो लीड करेंगे। ऑल्दो घोड़े कैवलरी नहीं है आपके पास, तो वो सारी पोजीशंस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो स्पिरिचुअल मामला है वो क्या है, अल्लाह के नबी दुआ फरमा रहे हैं, इलाहुल आलमीन ये 313 में ले आया हूं, ये खालिस लोग हैं, वाह वाह, अगर ये मिट गए इलाहुल आलमीन, तो नाज किया है रब्बुल इज्जत के सामने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर ये 313 मिट गए तो कयामत तक आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। ओए होए। ऐसा नाज है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जब ये डुअल हुआ है, डुअल, और इस डुअल में मुसलमानों ने प्रिवेल किया, अमीर हमजा, हजरत अली और मुर्तजा और हजरत उबैदा बिन हारिस, उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिरेकल का ज़हूर हुआ है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी उठाई, ये कुरान के अंदर रिकॉर्डेड है, आपने मिट्टी या कंकर उठाए और आपने यूं फेंके। अब वो तो मुट्ठी भर कंकर या मिट्टी कितनी हो सकती है, तो वो 1000 के लश्कर हर शख्स की आंख में पड़ी है वो। वाह वाह, और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कुरान की आयत में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहा हूं, रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हबीब वो जो मुट्ठी में कंकरियां आपने फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी थी, वो तो हमने फेंकी। वाह 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 वाह, खूबसूरत बात। सुभान अल्लाह। हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आप इतनी खूबसूरती से इस सारे जो मंजर है उसकी मंजर कशी बेसिकली कर रहे हैं, और वो इतनी खूबसूरती से हो रही है कि दिल कर रहा है फात बोलते रहे और हम सुनते रहे, लेकिन हमें ज़रूरी होता है ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी कन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए खैर रमज़ान। करम के आशियाने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा गो अली हसन पे हुसैन, फातिमा गो अली हसन पे हुसैन, पंजते के गराब नेकी क्या बात है, पंजते के गराब नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने बिगे और नवासी बिगे, कितने नाने बिगे और नवासे बिगे, पर इब्ने हैदर के नाम नेकी क्या बात है, इब्ने हैदर के नाम नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और साथ है कब्र में भी सदीकों में, साथ है कब्र में भी सदीकों में, मुस्तफ़ा के यराम नेकी क्या बात है, मुस्तफ़ा के यराम नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की
की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कोई गुस्ने अमर पास मेरे नहीं, फंस न जाऊं कयामत में मौला कहे। आपके बख्शवा नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। माशाल्लाह सुभान माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुशाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ जी मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। फहद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, ग़ज़वा बदर के हवाले से बात करें, लेकिन चूंकि किचन का रुख भी हम कर लेते हैं। आमना हमारे साथ मौजूद है। आमना, क्या प्रोसेस चल रहा है? कुछ खुशबू तो आना शुरू होगी एज यूजुअल हमें, अब क्या बना रही है जी, ये फ्राइड राइस मैं बना रही हूँ। फ्राइड राइस के लिए मैंने बॉइल्ड राइस लिए हैं। जस्ट इनको एक कनी छोड़ के इनको बॉईल कर लेंगे और उसको छोड़ देंगे। देन फिर मैंने पैन में गार्लिक लिया है, ऑयल डाल के गार्लिक को सौते करके देन उसमें मैंने एग बीट करके वो डाल दिए। उनको जस्ट मैंने बहुत तेज तेज आपने उनको स्टर करना है, बिल्कुल वो बिल्कुल छोटे छोटे सी फॉर्म में आ जाएंगे। देन फिर जो वेजिटेबल्स आप डालना चाहें ना डालना चाहें थोड़ी सी डाल के देन उसके बाद मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली सॉस और सोया सॉस ये ऐड की है और राइस डाल के मैंने उनको जस्ट ये मिक्सिंग कर रही हूँ और सिर्फ इतना प्रोसेस है। और ये फ्राइड राइस जो है को बंद कर दिया या आप उसके साथ साथ ही मिक्स नहीं, ये अभी इनको मैंने सिर्फ दम पे रखना है। ये रेडी हो चुके हैं इस टाइम। ये देखिए साथ में जो सॉस है उसका मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैंने सॉस की कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ ये चिकन है जिसको मैंने फ्राई किया है। इसको मैंने एग और कॉर्नफ्लावर और बेसिक सॉल्ट और ब्लैक पेपर लाइट सी सीजनिंग डाल के इसको मैंने डीप फ्राई कर लिया। डीप फ्राई जो ये कोटिंग है चिकन की ये बन जाती है मंचूरियन में जो हम यूज़ करेंगे। और उसके अलावा ये वेजिटेबल्स कट आपके सामने है, सॉस मैं आपके सामने बनाऊंगी यहाँ पे। दूसरा जो मैं अभी मैंने ओवन में डालना है कुनाफा, उसका मैं आपको बता देती हूँ। ये बारीक जो सेवइयाँ होती हैं ये वो है और इसमें मैंने बटर ऐड किया है। जस्ट मैंने इसको मिक्स किया है और इसको इमरान के मुंह से वाह वाह निकले। मीठा हो और तो फिर तो सुभान अल्लाह बनता है। ये देखिएगा, ये मैं इसको एक लेयर लगाऊंगी बेस पे। ठीक है। सबसे आमना, वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें कि आज हम इफ्तारी के टाइम पे यही है। ये तो फिर आज कमाल हो गया। हाँ, तो इसलिए क्वांटिटी जरा बेहतर जी जी, ये देख लें फिर आज मैंने इसीलिए ये मेंशन था मुझे, तो मैंने इसलिए आज इस चीज को मद्देनजर रखा। आप इसकी लेयरिंग करिए। ये मैं इसको बेस पे ये लेयर लगाऊंगी। देन इसके ऊपर हम रिकोटा चीज ले लें, आप खोया ले लें, कॉटेज चीज ले लें, एक लेयर उसकी लगेगी, क्रीम एंड मोज़रेला चीज, ठीक है, फुल ऑफ कैलोरीज। और ये लगा के देन अगेन हम इसको कवर कर देंगे सेवइयों से और इसको हमने बेक करना है 20 to 25 मिनट। और ये कितनी हीट कितनी होगी? ये 180 डिग्री। हाँ जी, स्टैंडर्ड हीट यही है, जिसमें कुछ ज्यादा होगी उसको आई मेंशन। 180 डिग्री पे इसको हम 20-25 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। देन मैंने शीरा बना ली है, वो मैं लास्ट में आपके सामने करूंगी जब हम इस पे शीरा पोर करेंगे। दैट इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट कि हम क्या उसको जबरदस्त, क्या मल्टीटास्किंग है भाई। यार सब इतनी मजेदार मंजर कशी कर रहे हैं हमारे आगे, चाहे वो फाद हो और आमना ने अब शीरे के ऊपर मंजर है। वो एक मंजर होगा देखने वाला। चले जरूर जरूर आमना, आप जरूर इसको बनाइए, बेक कीजिए। 25 मिनट्स यू सेड? जी ऑलमोस्ट 25 मिनट्स। चलें जी, 25 मिनट्स आपको वेट नहीं कराएंगे, बीच में हम अपडेट्स देते रहेंगे। फिर वक्त हमने अपने सेगमेंट की जानिब जाना है। निकले तेरी तलाश में हमारा सेगमेंट है जिसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब मुँह वल काबे शरीफ किससे मुख्तलिफ इख्तिसाबात हैं और तारड़ साहब खुद हमारे साथ होते हैं। वकार भाई इसको होस्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और निकले तेरी तलाश में जिस किताब का हमने इंतखाब किया है, जिस पे बात हो रही है, उस किताब का नाम है मुँह वल काबे शरीफ। बहुत ही खूबसूरत सफ़रनामा है। हज पर जितने भी सफ़रनामे हैं और हज पर सफ़रनामों की एक बड़ी कमाल खूबसूरत रिवायत रही है, उसी रिवायत के एक सिलसिले में मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का ये एक बहुत ही खूबसूरत सफ़रनामा आता है, मुँह वल काबे शरीफ। कमाल मुशाहिदा है, कमाल तहकीक है, तारीख़ के बहुत कमाल रेफरेंसेस आपको मिलते हैं और ये किताब जो है वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बतौर रहनुमाई की भी, कि आपके एक बहुत अच्छी रहनुमाई भी आपको फराहम कर सकती है और इसके अलावा बहुत सारी मालूमात आपको दे सकती है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि जितने भी लोग हमने देखे हैं पूरी दुनिया में, उनकी हज की एक बड़ी तमन्ना होती है, पूरी ज़िंदगी वो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं और फिर आखिर पे जाके वो जब मतलूबा रकम पूरी होती है तो उसके बाद वो हज पर जाते हैं
और फिर यहाँ भी बहुत सारे जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी ख्वाहिश थी जिसके लिए आपने इतना सेक्रीफाइस किया कि पूरी ज़िंदगी पसंदाज करते रहे रकम, और उसके बाद जब आप जा रहे होते हैं तो बहुत इमोशनल होते हैं। ऑफ कोर्स आप हज पे गए, मुशाहिदे की कुव्वत आपकी बहुत तेज़ है, तो वहाँ पे यही जो लोग थे इनके चेहरे पे जो एक तमानियत है या खुशी है, इस तरह की जो एक्सप्रेशंस हैं जो एक अदीब नोट करता है, एक दानिश्वर नोट करता है, वो आपने नोट किए, वो उन लोगों को आपने ऑब्जर्व किया जो उस रूहानी तजर्बे से वहाँ पे फैज़याब हो रहे थे। वहाँ पे लाखों लोग होते हैं जी, और उनके अंदर जो कुछ बीत रही है, अदीब होने के बावजूद आप उसकी तह तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि आप अपने आप में गुम होते हैं और आपको गुम होना चाहिए। ये आपकी ज़ात है। आप वहाँ पे ऑब्जर्व करने नहीं आए कैमरा लगा के कि ये ठीक, ऑटोमेटिकली जहाँ निगाह चली जाती है वो अलहदा बात है। लेकिन ये है कि मैंने अगर देखा कि पूरी जो होता है तवज्जो से है और सरासर उसमें हज के जो हैं फ़राइज़ उनको अदा करते हुए, अगर मैंने 2-3 कौमें देखी हैं जिन पे मुझे फिर रश्क आया। एक तो तुर्क, वो जिस तरह जिस वालहाना जज्बे के साथ करते हैं जी, तो हमें उन पे रश्क आता है। इंडोनेशियंस, ठीक, ईरानियंस, तो और भी होंगे कई ऐसी मतलब कि मुख्तलिफ नेशनलिटीज़। पाकिस्तानियों का आम मैं बात कर रहा हूँ, हर एक की नहीं कर रहा, वो वहाँ पे बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मुझे यूँ महसूस होता है कि वो सिर्फ यहाँ पे अब वो तय करने आए हैं कि सवाब कमाने आए, भाग दौड़ करनी है, ये करना, लेकिन बाकी चीज़ें वही वो साथ साथ उनकी चल रही होती हैं। ये वो अपने आप को वक्फ नहीं कर सकते। करना चाहिए ना कि जहाँ पे आप हैं आप वक्फ कर दें अपने आप को, कि खाना काबा में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि यार दोपहर की रोटी फलाना जो होटल है ना उसकी खमीरी रोटी बड़ी अच्छी। मैंने खुद इन गुनाहगार कानों से सुना है, रोज़ा रसूल के आगे जाली के करीब एक साहब फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि फ़लाँ माल ख़रीद लो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये चुनाचे कुछ है लेकिन वो जो जज्ब वाले हैं वो दिखाई नहीं देते, यानी वो ऑब्वियस नहीं ना होते, वो अपने आप को नुमाया नहीं करते, और वो होते हैं। और कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है, लेकिन मुझ में ये नहीं थी कि मैं उनके पास जाके बैठ जाता। उनके जज्ब की ये कैफियत थी, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पाकिस्तानी थे। ठीक, तो इसलिए ये जो यहाँ पे एक दफ़ा जब वो चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो कमिटमेंट उस तरह की नहीं रहती कि भाई बस आ गए। लेकिन ये है कि भाई ठीक है, जिस तरह की हम नेशन है, जिस तरह हमारे लीडर हैं, हम भी वैसे ही हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो तभी आएगी ना कि अगर पूरा मुल्क ऑर्गेनाइज होगा। जी, तो बाकी ये कि मुझे ऐसे ही याद आ गया कि मैंने कहा ना कि भाई हज जो है वो सिर्फ रिचुअल्स का नाम नहीं, वो अपने आप को चेंज करने का नाम, ठीक, और चेंज करके अपने ऊपर जबर करके अडॉप्ट करने का नाम है उन चीज़ों पे जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। कि मसलन ये है कि आपने हज के दौरान आपने झगड़ना नहीं किसी से, ठीक, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने खुशबू नहीं लगानी, आपने कोई चीज़ मतलब है कि तंबाकू नोशी मतलब नहीं करनी, ठीक, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें। अगर आप उनका वहाँ पे फ़र्ज़ अदा करके चले आते हैं और वो चीज़ें अपने साथ नहीं लाते तो ये मायूब बात है। वो अडॉप्ट करने के लिए तो अपनी तरफ से मैंने भी कोशिश की कि वो सब चीज़ें जो है वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं जब मैं वापस आऊँ।
और कुछ अर्सा रही भी, लेकिन ओवरऑल अगर एक मुआशरा जो है ना, उसके अपने ही मायार है, मायार इन्वर्टेड कॉमर्स में, जी बिल्कुल। और आप उन मायार पे पूरे नहीं उतरते तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, आपको चलना पड़ता है टाइम्स। लेकिन कुछ ना कुछ मुझ में चीज़ें, मसलन आई फील कि भाई मैंने वहाँ भी अल्लाह ताला से दुआ, मुझ में गुस्सा बहुत, एकदम मैं फ्लेयर अप हो जाता हूँ और बाद में मुझे शर्मिंदगी भी बड़ी होती। तो वहाँ मैंने ये भी दुआ की थी कि या अल्लाह ये गुस्सा ज़रा कम कर दे। और उस दौरान मैं झगड़ा नहीं किसी से या किसी से, मसलन वहाँ पे मिना में वो इतने बंदोबस्त तब नहीं थे वुज़ू करने के, वो चंद एक टूटियाँ सी लगी तो नमाज के वक्त हजूम हो जाता जी। अब वहाँ पे अजान हो चुकी सारा और मैं जल्दी में भागीदार, और वो लाइन में खड़े थे, एक साहब है उनके पीछे 2-3 खड़े हो गए, ये हो गए ये। अब मैं जिन साहब के पीछे खड़ा हूँ वो पाकिस्तानी है, और उन्होंने ये नहीं किया कि ज़रा थोड़ा सा मतलब जल्दी से कर लें क्योंकि बाकी लोग भी मुंतज़र हैं। वो नहायत जो होते हैं ना तफसील के साथ वज़ू करते हैं, और अच्छी बात है तफसील के साथ वज़ू करना अगर आप अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन वो इतनी तफसील से कर रहे हैं कि बाकी लोग आ जा रहे हैं और वो बैठे हुए जी, और खांसियाँ कर रहे हैं और जो भी। तो अब मैंने कहा कि ये मेरी तो नमाज कज़ा हो जाएगी, तो मैं नीचे करके ना हाथ, जब वो कुछ कर रहे होते थे मुँह पे छट्टे मार रहे, तो पानी लेके तो उससे मैं वो वज़ू करने लगा। अब उन्होंने मुड़ के देखा कि ये कौन नहान जा रहा है मेरे पानी से, तो मुझे देखा तो पहचान लिया उन्होंने, मुस्कुराए, फिर देखा, फिर कहने लगे कि तार साहब आपका वज़ू ठीक नहीं हुआ, ये जो छींटे आपने मारे हैं ये आपके पड़े हैं, तो आप दोबारा करें। अब मैं उस वक्त अगर पाकिस्तान में होता तो मैं उनसे कुछ कहता, मैंने जिस तरह जब्त किया, मैंने बाद में अपने आप को शाबाश दी कि भले आदमी आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप दूसरों को जगह दें, मुझे आप बात कर रहे हैं कि आपका वज़ू ठीक तरह, इस तरह और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप जब्त करते, लेकिन वो जब्त शटर हो जाता है ना जब आप पाकिस्तान आते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। और हमारी जो गुफ्तगू है तार साहब से मुँह वल काबा शरीफ सफ़रनामे के हवाले से वो जारी है। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जज्बाती इस तरह की चीज़ें हैं, इमोशनल, बहुत सारी हिस्टोरिकल और रिसर्च के हवाले से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, ऐसी जहतें हैं जिन पर बात करनी है, बात करेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। मुवल काबे शरीफ के हवाले से आपने तार साहब और वकार अहमद मलिक की डिस्कशन सुनी। ग़ज़वा बदर के हवाले से हम बात करें, हमारे पास चूँकि इस जो नशिस्त है उसके अंदर ऑब्वियसली हमने ग़ज़वा बदर को तो फ़हद ने बड़े बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया, लेकिन इसका जो पोस्ट इम्पैक्ट था इस्लाम के ऊपर ओवरऑल, और इसके साथ साथ लेसन क्या हमें इस ग़ज़वा से मिलता है, इस पर भी फ़हद हम ज़रूर चाहेंगे आप कॉमेंट करें। बहुत से इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, उन पे बात करने से पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनालिटी है उसका एक और एंगल और फैसेट जो ग़ज़वा बदर में सामने आया। आपने एक दिन पहले बता दिया कि कौन सा सरदार कहाँ गिरेगा, कौन सा काफिर कहाँ पर वासिले जहन्नुम होगा, और अगले दिन जब देखा गया तो 1 इंच का फ़र्क नहीं था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इधर अबू जहल गिरेगा, इधर उतबा गिरेगा, इधर शैबा गिरेगा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 4 नॉलेज है जो रब्बुल इज़्ज़त की अता से प्रॉफिट को अता किया गया है, उसका भी इजहार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में फरमाया। और इसमें बात एक ज़िमनी सवाल ये भी है कि ये जितने बड़े सरदार थे, लीडरशिप तो तकरीबन सारी मारी गई कुफार की, इससे कितना डेंट पड़ा ओवरऑल जो वहाँ पे उनकी हैसियत थी, चूँकि वो बहुत तगड़े लोग, बहुत मैसिव डेंट पड़ा और मुसलमानों को एक प्रोमिनेंस मिली और पहली दफ़ा उनको रिकग्नाइज किया जाने लगा कि ये एक वो मक्का है और ये मदीना में एक पैरेलल स्टेट खड़ी होगी। ये बदर का ये इतना बड़ा इम्पैक्ट था और इनके तकरीबन सारे बड़े सरदार मारे गए थे और जो एक सरदार बच गया था वो था जो काफिला लेके वापस जा रहा था, जो कि मदीना जा चुका था, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, अबू सुफियान, वो पीछे रह गए थे। इनके बड़े सरदार जो थे वो इस मार्के के अंदर वासिल जहन्नुम हो गए थे। तो मुसलमानों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन जो है, 2 लेसन हैं जो हमें ड्रॉ करने हैं।
हम टेस्ट देने से पहले अल्लाह की ताईद का तकाजा नहीं कर सकते। वाह वाह। वी कैनॉट सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह ताला जब तक हम अपना काम खुद नहीं करें। पहले खुद को पेश करना पड़ेगा। पहले खुद को पेश करना पड़ेगा, पहले खुद की एफर्ट करनी पड़ेगी। नतीजे में फिर रब्बुल इज़्ज़त कितना उसके अंदर आपको बरका अता करते हैं, कितनी मदद अता करते हैं, वो बात की बात है। मुसलमानों की प्रॉब्लम ये है, हम कहते हैं जी हम पे बड़े ट्रायल्स आ रहे हैं, अफ्लिक्शंस आ रही हैं। अलामा ने भी शिकवे में जैसे कहा बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर रहमती हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। लेकिन क्या मुसलमानों के अंदर वो बदरी फजा है? पहले ट्रायल के लिए खुद तैयार हम होते हैं? ट्रायल के लिए हम खुद तैयार नहीं होते। और ट्रायल के पैमाना क्या है? पैमाना ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लव आपकी जिंदगी का सेंट्रल फैक्ट बन जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वॉर लड़ रहे हैं बदर के अंदर। आपका बेटा जब बाद में मुसलमान हुआ, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, उसने कहा अब्बा जान बदर के दिन आप 3 दफ़ा मेरी तलवार की जद में आए थे, मैंने आपको छोड़ दिया कि आप मेरे वालिद हैं। वाह वाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटे तुम बदर वाले दिन एक भी टाइम, एक भी वक्त मेरी तलवार की जद में नहीं आए, अगर आ जाते तो मैं तुम्हें दुश्मन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर कत्ल कर देता। वाह वाह वाह। हमारी टाइज, हमारे बॉन्ड्स, उनका पैमाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेशक। पोस्ट बदर जी। 70 लोगों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया गया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुस्लिम कॉमनवेल्थ के रिसोर्सेज थे, बेस्ट रिसोर्सेज से उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की निगहदाश्त की है, ठीक। उनके लिए बेहतरीन सलूक किया है। ये हिस्ट्री का लेसन ये भी हमें लर्न करना है कि एनिमी पे आप प्रिवेल कर जाएं, एनिमी प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाए तो उसके साथ सलूक कैसा करना है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेस्ट सलूक किया उनके साथ, बेस्ट खाना, वो खाना जो खुद खाया वो उनको खिलाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसको पढ़ना लिखना आता है वो 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाए और आजादी का परवाना हासिल कर ले। दैट इज द एम्फसिस ऑन एजुकेशन, ऑन लिटरेसी। वो कुफार को दीन का इल्म तो नहीं सिखा सकते थे ना, उन्होंने तो दुनिया का इल्म सिखाना। बहुत आम बात है। तो ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन था कि मेरे सहाबा जो अनलेटेड हैं वो लिखना पढ़ना किसी भी कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का कोई प्रेशर नहीं डाला गया, कोई प्रेशर नहीं डाला गया, That's कोई very प्रेशर important. नहीं डाला गया। उनको फिदिया जो कि अरब कस्टम था, अगर कोई आप फिदिया दे के पैसा दे के आजाद हो Right, सकते थे, या आप 10 प्रिजनर्स को 10 मुसलमानों को पढ़ा के क्या आजाद हो सकते थे। माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम है कि बहुत से नुकात अभी आपके जहन में भी तिश्नगी रह जाती है और वो तिश्नगी जरूरी भी है समहाउ। फाद अली काज़मी अपनी बेहतरीन समझ के मुताबिक हमें खुशामदीद आपको एक बार फिर। सिलसिला खैर रमज़ान का है और ये खैर बांटने से बढ़ता है, इसका ताल्लुक़ ही खैर बांटने से। हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपके लिए कोई ना कोई ऐसा मौजू, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर लेके आते हैं जो खैर बांटने का सबब बन रही है। आज भी हम ऐसा ही जिक्र करेंगे और आज तस्करा है इंडस हॉस्पिटल का। गुज़िश्ता 16 बरस से जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उनका इलाज मुफ्त किया जा रहा है और इंडस हॉस्पिटल के नेटवर्क का जो इस वक्त जाल है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में सभी बड़े शहरों तक उसको फैलाया जा रहा है। इस वक्त हमने मदऊ किया है इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तस्मान इब्ने रसा मौजूद हैं जो कि CEO नॉर्थ हैं इंडस हॉस्पिटल के। एक तो हम इनसे मौजूदा जो प्रोजेक्ट्स अंडरगोइंग हैं उनके बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ हम इनसे ये भी जानेंगे कि जो हॉस्पिटल्स इस वक्त काम कर रहे हैं वो किस तरह लोगों की ज़िंदगियों में उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। सो डॉक्टर तस्मान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तस्मान, बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हम इंडस हॉस्पिटल के हवाले से बात करें, अभी हम जब ऑफर भी आपसे डिस्कशन करते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम है और कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ जगहों पे ये इसकी वर्किंग है। हम ज़रूर चाहेंगे थोड़ा सा इसका हमें आप बताएं कि कहाँ कहाँ पे ये ऑपरेशनल है, किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे लोगों को दिया जाता है और किस तरह का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ट्रीटमेंट मिलता है। Again, once again, thank you very much for inviting me here. Indus Hospital ji started from Karachi with a 150-bed hospital way back in 2007. वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। इस वक्त Indus Hospital is the largest healthcare provider in Pakistan after the government of Pakistan. Okay. और हमारी इस वक्त प्रेजेंस on all 4 provinces है। अच्छा, ग्रेट। हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल पर तीनों लेवल्स पर मौजूद हैं इन ऑल 4 प्रोविंसेस। ठीक।
हस्पताल हमारे 15 इस वक्त हैं जो चल रहे हैं, और इसके अलावा हमारी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेटअप्स हैं वो ऑलमोस्ट इन मोर देन 50 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान इस वक्त स्प्रेड आउट है। सो हम सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं, हम अदरवाइज भी जो लोगों को प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर भी खिदमात दे रहे हैं। मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स वगैरह? मेडिकल कैंप्स नहीं, हमारे वी हैव मेडिकल क्लिनिक्स हैं हमारे पास, कंटेनर क्लिनिक्स हम जहाँ हमारे पास और कुछ नहीं होता कंटेनर क्लिनिक्स हम बना लेते हैं। Great. फिर एक हमारा बोट क्लिनिक भी चलता है जी इंडस रिवर पर, जहाँ सड़कें नहीं जाती वहाँ हमारी बोट जाती है। वो दैट गोज एंड ट्रीट्स पीपल देयर। बट द की फैक्टर इन ऑल ऑफ दिस इज कि एवरीथिंग इज फ्री, देयर इज नो चार्ज फॉर एनीथिंग। जो पेशेंट आता है उसको कुछ नहीं चार्ज किया जाता है। एनीबडी कैन कम इन, आए इलाज कराए और चला जाए। आप आ सकते हैं, आपका मुलाजिम आ सकता है, कोई सड़क से चल के आ सकता है, जो मर्जी आए उसका इलाज होगा और मुफ्त होगा। और उसमें कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं कोई है? डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन इकोनॉमिक बेसिस, डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक, एथनिक बैकग्राउंड, उसकी जो मर्जी हो, जो आ गया हम उसको ट्रीट करें। तो डॉक्टर साहब ये फार्मूला क्यों है? आई मीन आपको नहीं लगता कि जो एहतियात से हॉस्पिटल्स चलते हैं, आपसे ये सवाल पूछा जाता होगा आई बिलीव कि फिर जो मुस्तकीन है सिर्फ उन तक रहे? बाज़ औक़ात अगर कोई शख्स मेरे जैसा आ गया जो अपना इलाज अफोर्ड कर सकता है तो उसको भी अगर हॉस्पिटल ने तो फैसिलिटेट कर दिया, लेकिन शायद किसी मुस्तहिक का हक चला गया उसकी तरफ, ऐसा लगता है। तो ये क्यों है ऐसा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। उसमें लेकिन दो चीज़ें हमने जो देखा था, दो चीज़ें थी। जब आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि जी जो पेड वाला वो पे करे और जो नॉन पेड वाला वो कुछ ना पे करे, तो कहीं ना कहीं जो नॉन पेइंग वाला तो वो सफ़र कर जाता है। क्योंकि आप पेड वाले को आप पेड वाले को प्रेफरेंस दे। मैं ये नहीं कहता कि वो मॉडल गलत है या वो ख़राब है, लेकिन हमने ये महसूस किया था कि उसमें अब हमने इसका सिस्टम ऐसा रखा है कि उसमें जनरली वैसे ही हमारे जो फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। अच्छा, वो इस तरह के हम किसी को VIP ट्रीटमेंट नहीं है, कोई प्रेफरेंस नहीं है। ओके, आप आएंगे, एक मुस्तहिक मरीज़ आएगा, उसको भी उसी लाइन में लगना है, आपने भी उसी लाइन में लगना है। अगर आप वेट करना चाहते हैं, आप भी उस लाइन में लग के अपना इलाज कराना चाहते हैं, आप आ कोई सकते हैं। सिफारिश सिस्टम नहीं है, जो आएगा उसको जो मेरिट आएगा के जी, ऊपर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है हमारे पास। अगर जगह मौजूद है हम उसका इलाज करेंगे। और दूसरा ये है कि देयर इज़ नो प्राइवेट रूम, देयर इज़ नो प्राइवेट कल्चर देयर। उधर एवरीथिंग इज़ डन इन अ प्रॉपर वार्ड सिस्टम जिस तरह होता है, लेकिन एक अच्छे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, अच्छा, बाइज्जत तरीके से हम इलाज करते हैं। ये नहीं कि चूँकि फ्री है तो जी उसका हम कोई स्टैंडर्ड लोअर कर देते, नहीं। हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, वी ट्राई टू फॉलो ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल इंटरनेशनल क्राइटेरिया। ब्रिलियंट, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब लाहौर के अंदर आपका एक नया हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है, उसके हवाले से भी ज़रूर बताएं। प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा और वो कितने मरीजों को केटर कर पाएगा? जी, ये इंडस हॉस्पिटल जुबली टाउन में हम बना रहे हैं। ये 600 बेड का अल्टीमेटली होगा। इसके हमने फर्स्ट फेज़ 100 बेड्स का हमने ऑलरेडी खोल दिया, और ये जब अल्टीमेटली फुल 600 बेड की इसकी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो हमारा एस्टिमेट है कि जी इट विल बी एबल टू ट्रीट मोर देन 1 मिलियन पेशेंट्स एवरी ईयर। अभी भी जो हम 100 बेड्स खोल चुके हैं इन द लास्ट ईयर और सो, हमें कोई साल हो गया तकरीबन, लेस देन ईयर, तकरीबन साल ही हो गया। कोई हम इससे सवा 2 लाख से ज़्यादा मरीज़ इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। दे पास थ्रू द डोर्स ऑफ इंडस हॉस्पिटल जुबली टाउन अलोन। इसके अलावा हमारे 5 और हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में, जो एक पूरा हमारा नेटवर्क जी ऑपरेशनल है, और मुल्तान में है, मुजफ्फरगढ़ में है, और मियांवाली में है। ये पंजाब में है जो हमारी प्रेजेंस है। इसके अलावा सिंध में, कराची में है, बदीन में है, फिर बोंग में है, क्वेटा और ग्वादर में भी अब हमारे खुल गए। सो वी हैव 15 हॉस्पिटल्स। फिर इसके अलावा हमारे ब्लड सेंटर्स हैं और फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। लेकिन स्पेसिफिकली कमिंग बैक टू जुबली टाउन, ये हमारा फ्लैगशिप हॉस्पिटल है, और ये 600 बेड टर्शरी लेवल का हॉस्पिटल होगा। और जब ये पूरा बन जाएगा, इसमें ऑल जो मेजर स्पेशलिटीज हैं वो सारी होंगी। So it needs lots of resources to बिल्कुल not ऐसे just ही, build such बिल्कुल hospitals ऐसे but to run them as well. जी बिल्कुल So ऐसे। what is the model, sir? क्या लोगों की मदद? जी, सबसे पहले तो जी अल्लाह की मदद जरूर, ठीक है जी। ये हमारा जो मोटो है इंडस का है जी, वो हमारा ये है कि जी क्वालिटी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हान ताला। क्या बात, ठीक है, ये हमारा मोटो है बेसिकली। सो और हम कहते हैं जब अल्लाह के लिए हम करें तो अल्लाह ही इसका रास्ता निकालता है जी। ये हमें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, उन्होंने ये एक हमें चीज़ समझाई थी कि
ये अल्लाह के लिए जब आप करते हैं ना तो फिर देन देयर आर नो इफ्स एंड बट्स, वाओ, और अभी तक हमें कभी प्रॉब्लम हुई नहीं फंड्स में। माशाल्लाह। हम आगे से आगे चलते जा रहे हैं। इट्स यूनिक स्टोरी, एक समझना एक मौजज़ा ही है कि जो 15 इन लेस दिन या 15 ईयर्स में आप कह लें, 2007 में स्टार्ट हुआ, 15 साल में एक टोटली फ्री नेटवर्क है जिसमें कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही। उसमें 15 अस्पताल और मुतअद्दिद आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल के सेटअप्स इस वक्त खुल चुके हैं एंड एवरीवेयर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। इसमें नेचुरली गवर्नमेंट की भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन है और फिर सिंध गवर्नमेंट की है, सिंध गवर्नमेंट की भी है, पंजाब गवर्नमेंट की भी है। जी जी, okay. गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट करती हैं एंड देयर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट से हम बहुत हमें फ़ायदा होता है। और उसके अलावा फिर मुखैर हजरात हैं, आप जैसे लोग हैं, बाकी जो जनरल पब्लिक है वो बहुत सपोर्ट करती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं तो लोग आपको परफॉर्म कर रहे हैं। जी, लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। उनका जी, डेवलप हो जाता है जी, आपकी अल्टीमेटली। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। Yes. जी, अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब अगर हम नॉर्मली हॉस्पिटल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी हम बात करते हैं, पर्ची सिस्टम होता है, पर्ची मिली आप लाइन में लगे, और जी। यहाँ पे ऐसा नहीं है आपके There's हॉस्पिटल। हमारा टोकन सिस्टम होता है, Token. इशू है टोकन, बट देयर इज नो फीस फॉर दैट। ओके, देयर इज नो फीस, देयर इज नथिंग। आप आते हैं, रजिस्टर होते हैं, आपको टोकन एक इशू होता है एंड आप अपने टोकन के हिसाब से अपनी बारी पर आते हैं। दैट्स हाउ वी मॉनिटर कि जी कोई जंप ना करे लाइन में। ओके। सो लाइन जंपिंग हम नहीं तो बहुत सारी डॉक्टर साहब डिजीजेज ऐसी हैं जिनका फॉलो अप रिक्वायर्ड होता है और ऑब्वियसली उसके लिए आपको बेहतरीन हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हायर करना पड़ता है। डू योर नेटवर्क हैज़ द बेस्ट हेल्थ प्रोफेशनल्स पाकिस्तान से? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कुछ डिजीज़ इटसेल्फ ऐसी हैं, जैसे किसी को जिगर का अर्जा लायक है या दिल का अर्जा लायक है, तो ये बड़ी महंगी डिजीज़ भी हैं, तो क्या उसको भी आप लोग कैटर करते हैं? जी बिल्कुल। लाहौर में अभी हमने नहीं शुरू किया, कराची में तो हम कर रहे हैं, और लाहौर में अल्टीमेटली जब हम 600 बेड्स पर चले जाएंगे तो वी विल बी केटरिंग टू कार्डियक डिजीजेज। लिवर का भी हमें हमारा इमीडिएट कोई इरादा नहीं है। फिलहाल नहीं कर रहे, अभी नहीं है, लिवर डिजीज़ का नहीं है, लेकिन कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी ये हमारे उसमें प्रोग्राम में है। अल्टीमेटली इवन ऑन्कोलॉजी, कैंसर पेशेंट, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी हमारी कराची में ऑलरेडी चल रही है, लाहौर में भी हम इंशाल्लाह इसको शुरू करना चाहेंगे। और अगेन एवरीथिंग विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जबरदस्त। कोई इसमें चार्ज नहीं होगा। चाहे अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारे अक्रॉस आवर नेटवर्क लास्ट मंथ 100 के करीब जॉइंट रिप्लेसमेंट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में है। अमेरिका से एक टीम आई थी, उन्होंने ये हार्वर्ड, क्लीवलैंड क्लिनिक, मेयो क्लिनिक, उनके डॉक्टर्स मिल के आए थे ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, और हमारे डॉक्टर्स के साथ मिल के अक्रॉस द नेटवर्क उन्होंने 100 जॉइंट रिप्लेसमेंट्स। अच्छा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें जो इवन जो जॉइंट्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये आपने जिक्र छेड़ ही दिया, तो क्या आपकी तिब्बी बुनियादों के ऊपर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई एफिलिएशन भी है? जी होती है, हम करते हैं जी, वी कोलैबोरेट ऑल द टाइम। हमारे पास WHO के भी प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, बाकी भी इदारों के हो रहे होते हैं, प्राइवेट इदारों के साथ भी हम कोलैबोरेट करते हैं। हमारी कोलैबोरेशन, इंडस्ट्री इज ऑलवेज ओपन टू कोलैबोरेशंस, और हम करते हैं जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, ऑब्वियसली जब डोनेशंस आती हैं तो उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक जो लोग डोनेट करते हैं और एक ज़कात का जी, मामला बिल्कुल होता है, ऐसे। फिर उसको भी डिवाइड करना हॉस्पिटल का काम होता है। इसको आप किस तरह से मैनेज इट्स करते हैं? टोटली शरिया कंप्लाइंट। हमारा एक पूरा शरिया बोर्ड है जो उसको देखता है ताकि कोई इसमें कोई गड़बड़ ना हो। ठीक। और जब पेशेंट आता है तो उससे सिर्फ एक हद तक हम असेसमेंट और एवेल्युएशन करते हैं कि जी इसका जो इलाज होना है वो किस स्ट्रीम से होना है, ज़कात से होना है कि डोनेशन से होना है। दैट इज़ द ओनली थिंग। उसमें हम मना किसी को भी नहीं करते। लाइक यू सेड कि जी अगर कोई अफोर्डिंग भी आ रहा है हम करेंगे ज़रूर, लेकिन हम उसका सिर्फ डिटरमिन कर लेते हैं कि जी क्या इसको ज़रूरत है कि नहीं है, ये ज़कात का मुस्तहक है कि नहीं है। अगर ज़कात का है तो उसको ज़कात से होगा, अगर नहीं होगा तो डोनेशन से So होगा। there is a system. जी, there is a system। जो डोनेट करने वाले हैं उनको बिल्कुल, और परेशानी पूरा नहीं होगी। लाइक ऐसे हमारा पूरा शरिया बोर्ड है और शरिया कंप्लायंस इंश्योर की जाती है। जब हम आपसे बात करें तो इंडस हॉस्पिटल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम आपके लिए चला रहे हैं ताकि आपको मदद मिले, और ज़रूर आप इंडस को सपोर्ट करें। हमें ये भी पता चला है कि जो अटेंडेंट्स आते हैं जी पेशेंट्स के साथ, उनको भी आप फैसिलिटेट करते हैं? जी, क्योंकि उनके हमारे लिए- पंजाब में तो एक कल्चर है, सिंध में भी जी, यकीनी जी, तौर पे बिल्कुल होगा कि जी, एक जी। बड़ी तादाद लोगों के साथ आ जाती है जब कोई मरीज आता है। उसमें जी हमने कीपिंग दैट इन माइंड, आमतौर पर आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों में अटेंडेंट्स आते हैं, कोई बेचारा सड़क पर सो रहा होता है, कोई ग्राउंड में सो जाता है, कोई बेंच पर सो जाता है, तो दैट इज़ नॉट ए प्रॉपर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो हमने हमारे जो बोर्ड है उसने इसका ये किया है कि हम सराय बना रहे हैं, उनको हमने सराय बनाए
और सराय में जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आता है टिल द टाइम द पेशेंट इज़ इन द हॉस्पिटल, उसके अटेंडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट उस सराय में रखा जाता है विद 3 मील्स अ डे। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड 3 meals a day भी आप उसको भी उसको provide फ्री ऑफ कर कॉस्ट। और ये क्या हॉस्पिटल की प्रीमिसेस के अंदर ही है उसका? अंदर नहीं है, बिल्कुल के साथ है, जहाँ पे बिल्कुल साथ, accessible जी हो। जी एक्सेसिबल। ओके Wow, ओके, जबरदस्त। जबरदस्त। सो इन द एंड डॉक्टर साहब, आपका एक तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ Thank you very much लाए। जी। जो लोग देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स हमारे प्लेटफॉर्म से, इफ़ यू लाइक टू से समथिंग, वैसे तो हमारी तरफ से तो दिल से अपील है जी, ऐसे सभी इदारे, और हम उन्हीं इदारों को आपके सामने लेकर आते हैं जो हमारी मालूमात के मुताबिक बेहतरीन काम के Yes. हामिल हैं। डॉक्टर साहब, फ्लोर इज़ योर्स, कुछ भी कहना चाहें आप? बस ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा जी कि ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की मदद तो है, लेकिन उसके बाद आप लोगों की सपोर्ट ही है जो ये हमें अभी तक ये चला रही है और आगे चलाती जा रही है। और अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत प्यार और सपोर्ट मिला है लोगों की तरफ से, बहुत मिला, बट वी स्टिल नीड मोर। ये अगर सिलसिला चलते रहना है तो हमें सपोर्ट बहुत चाहिए। और ये जिस तरह इंडस हॉस्पिटल जुबली टाउन जो हमारा बन रहा है, इसमें ख़ास तौर पर चूँकि इसमें गवर्नमेंट की कोई हमारी अभी तक फंडिंग वगैरह नहीं है, हम प्राइवेट डोनेशंस और उसी से कर रहे हैं, तो इसमें बहुत हमें हेल्प की ज़रूरत है। और ये एक क्वालिटी इदारा है, एंड आई वुड अर्ज एवरीवन टू कम एंड विजिट इट, और देखें इसको, खुद समझें इसको। इंटरेस्टिंग एक मैं इसमें ऐड और कर दूं जो बात बीच में आई वुड लाइक टू ऐड, कि मुल्तान में हमारा किडनी इंस्टीट्यूट भी चल रहा है जो रीनल ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। हम उधर भी रीनल ट्रांसप्लांट भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और इधर भी जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे तो हम जो स्पेशलाइज चीज़ों में जब आते जाएंगे तो नेचुरली खर्चा होगा, एंड वी वुड लाइक कि पीपल कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट अस एज मच एज दे कैन। लवली, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर तस्मान इब्न रसा हमारे साथ मौजूद थे, CEO इंडस हॉस्पिटल नॉर्थ रीजन, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप बहुत ज़बरदस्त काम है जी इंडस हॉस्पिटल का, ज़रूर दिल खोल कर आप जो है अपने डोनेशंस दें, इनको सपोर्ट दें, क्योंकि ऐसे कार्य खैर में आप अपना हिस्सा डालें। आपके चंद आपकी थोड़ी सी हेल्प से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी का इलाज हो सकता है। सो हमारे प्लेटफॉर्म से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और आप भी अपने तौर पे कोशिश ज़रूर करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी, और अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट दिखाते हैं मेरा पाकिस्तान में, जिसमें फैरा फैज़ बता रही हैं लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी की जो विमेन सेफ्टी ऐप है इसके बारे में, कि किस तरह अगर कोई मर्द या कोई भी आपको रोड के ऊपर हरास करने की कोशिश करता है तो आप इस ऐप का इस्तेमाल करके जो हरास करने वाले हैं उसको कानून की गिरफ्त में ला सकते हैं। और एक चीज़ है, जो आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन नहीं होता इनकेस, तो लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के जगह जगह पैनिक बटन्स लगाए गए हैं, तो आप वहाँ पर भी पैनिक बटन को प्रेस कर सकते हैं, वहाँ पर सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में भी बात कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और आपको हेल्प भी मिलेगी, उस वक्त आपको केटर भी किया जाएगा। बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है, क्योंकि नॉर्मली रोड्स के ऊपर ख़वातीन खुद को इतना ज़्यादा सेफ महसूस नहीं करती हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इसमें इस बात को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि जो पैनिक बटन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो या ख़वातीन है उनकी एक्सेस हो, ताकि अगर ख़वातीन खुद को गैर महफूज महसूस ना करें, अगर खुदा न खास्ता उनको हरास करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसको रिपोर्ट कर सके। तो पैनिक बटन का मज़ीद इसको एक्सेसिबल करना ख़वातीन के लिए बड़ा ज़रूरी होगा। मेरा पाकिस्तान में फैरा फैज़ ने इसी हवाले से सेगमेंट रिकॉर्ड किया और इसमें भी कुछ हम देखते हैं। जी बिल्कुल, और सबसे बेहतरीन बात इस सारे अमल का ये है, इस सारे अमल के पीछे ये है कि खातून खुद को हिरासा महसूस न करे और ये समझे कि स्टेट, रियासत उसके पीछे खड़ी है उसको सपोर्ट करने के लिए। सो देखते हैं फैरा मजीद क्या डिटेल्स बता रही हैं आज की मेरा पाकिस्तान। आज हम लाहौर की सड़क पर मौजूद हैं और हम उन वसाइल की निशानदेही करेंगे जिनका ख़वातीन को ख़ास तौर पर वर्किंग वुमेन को सामना करना पड़ता है। एक सड़क पर खड़ी हुई औरत को चोरी का खौफ तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा उसको हरासा करने वालों का खौफ भी होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी सिचुएशन में आप फंस चुके हैं तो आपको बर वक्त क्या करना है। तो आइए मेरे साथ, आप जाएं। आप जाएं ना, आप जाते हैं या मैं बुलाऊं किसी को? सेफ्टी ऐप के थ्रू एक हरासमेंट की कंप्लेन मौसूल हुई है। वो एक आदमी के लाल शर्ट में है, उसकी काले रंग की बाइक है, वो मुझे छेड़ रहा था तो मैंने कंप्लेन किया आप लोगों को। चलिए ठीक है मैम, इस साइड पे गया, सामने गया।
वालेकुम सलाम। हाँ जी, यही आदमी है, यही आदमी है, यही उसकी बाइक है, ये आदमी है, बिल्कुल यही हुलिया इसका। यही आदमी है। इसको मैंने बहुत दफ़ा मना भी किया है, लेकिन ये उसके बावजूद भी मुझे कॉन्टीन्यूसली यही कहता रहा, आप बैठ जाए मेरे साथ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बाहर निकालो, बाहर निकालो। बताएं कि उफेरा के नेम से आपको एक क्वेरी आई होगी सदीक ट्रेड सेंटर की, तो वो किसने डील की थी? आपने की थी? आपने की थी? आपने की थी? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? ताहिरा। अच्छा, मुझे ये जानना है कि मैंने आपको एक क्वेरी सेंड की, मैंने आपको अपनी लोकेशन बताई, लेकिन आप लोगों को मेरे हुलिये का नहीं पता था, तो आपने जो फोर्स डिस्पैच की मेरे तक, वो मुझ तक कैसे पहुंची? उन्होंने मुझे कैसे पहचाना? अच्छा, नंबर 1 तो ये कि अगर आप लोकेशन नहीं भी बताती, सिर्फ हमें मैसेज करती, अपनी क्यूरी बताती, तो लोकेशन ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती। सेकेंडली ये कि हमारे पास वहाँ पे कैमरा हमारा लगा हुआ था, हमने कैमरे के थ्रू आपको फौरी तौर पे देखा, लोकेशन भी आपकी आ गई हुई थी, और करीबी जो भी डॉल्फिन थी उसको फौरी तौर पे आपके पास डिस्पैच कर दिया गया। रिस्पॉन्ड टाइम क्या होता है वैसे आप लोगों का? क्योंकि मेरे पास तो डॉल्फिन के एहलकार बहुत जल्दी पहुंच चुके थे। एवरेज 7 से 10 मिनट है हमारी, लेकिन ये है कि जितनी करीबी फोर्स मौजूद हो विद इन मिनट भी आ जाती है। किस तरह के केसेस जो हैं, किस नेचर के केसेस आपके पास आते हैं? डोमेस्टिक इशू के केसेस आते हैं, फीमेल्स रिपोर्ट करती हैं कि उनको हरास किया जा रहा है, वर्क प्लेस हरासमेंट के भी कुछ ना कुछ, या फिर अगर रोड पे मौजूद है तो कोई तंग कर रहा है, कोई हरास करे, इस किस्म के काफ़ी केसेस को हमने डील किया है। किस तरह के लोग ज़्यादा हरास करते हैं? बाइक वाले, कार वाले, या फिर जो ख़वातीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती हैं वो लोग? मोस्टली जो हमारे पास केसेस अब तक आ चुके हैं उसमें बाइकर्स की ज़्यादा लोगों ने कंप्लेन की है। और अगर हम टाइम को देखें तो इस तरह के केसेस सुबह में ज़्यादा आते हैं या शाम में? क्योंकि ख़वातीन भी जब ऑफिस से वापस जाती हैं अपने घरों को, और ख़ासतौर पर रमज़ान है, मोस्टली केसेस हमें इवनिंग टाइम में आते हैं, जिस टाइम में ख़वातीन घरों को वापस जा रही होती हैं, बस स्टॉप पर रश होता है, मेल हज़ात भी जा रहे होते हैं, वो टाइम ज़रा होता है कि लड़के भी बाइक्स पे बाहर निकले होते हैं कि फीमेल्स घरों को जा रही होती हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ 15 के जो एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं, जो कॉल रिसीव करते हैं जब आप इस ऐप के थ्रू कॉल पे बात करना चाहते हैं। तो भी चलते हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डेली बेसिस पे लगभग कितनी कॉल्स आप रिसीव कर लेती हैं? नियर अबाउट 7 to 800। 7 to 800 कॉल्स। उसमें कुछ प्रैंक कॉल्स भी होती हैं? 70 to 80% की रेशियो जो है वो हमारी प्रैंक कॉल की होती है। तो ऐप के थ्रू जब आपको कॉल आती है तो क्या आपके पास लोकेशन भी आती है, या लोकेशन आपको वो वर्बली बताते हैं? नहीं, बेसिकली हमारे पास लोकेशन जो है वो नहीं आती। हम उनसे पूछते हैं कि जी कहाँ से बात कर रही हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं हम ड्यूरिंग द कॉल हम गैदर करते हैं। कोई ऐसा केस भी होगा आपके पास जैसे कोई लड़की अगवा हो जाती है, मोस्टली जब लड़कियां ऑफिस जाती हैं, या जैसे हम कैब सर्विसेज यूज़ करते हैं, आपको किसी गलत डायरेक्शन पे ले जाते हैं? एक दफ़ा ऐसा ही हुआ था कि अच्छा। एक लेडी ने जो है वो कॉल की थी, और जो है उन्होंने अपना फ़ोन साइड पे रख दिया, तो लेकिन वो हमें ना साथ साथ बताती चली जा रही थी। मतलब वो आपको जहाँ भी लेके जा रहे थे लोकेशन से अपडेट कर? जी बिल्कुल, वो हमें लोकेशन से अपडेट करी थी कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, यहाँ नियर बाय जो है वो फेमस ये चीज़ यहाँ पर ये मार्ट है। मैंने फ़ौरन से केस जो है वो डिस्पैच किया, और सेफली हमने जो है वो उनकी हेल्प आउट की फिर वहाँ पर। वेरी गुड जी। स्नैचिंग के साथ साथ हरासमेंट भी हो जाती है? जी बिल्कुल। इस केस में अगर किसी के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, आप लोगों से कम्युनिकेट करने का उसके पास कोई ज़रिया नहीं है, तो वो किस तरह से आप लोगों से रब्ता करके मदद मांग सकते हैं? लाहौर में जगह जगह पर जो है पैनिक बटन लगाए गए। अच्छा। तो अगर वो कोई नियर बाय कोई पैनिक बटन है तो उसको जो है वो करेगा, और फ़ौरन से हमारा उनका कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। उस कम्युनिकेशन के थ्रू हम उससे जो है सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो ले लेंगे। ये जो हमारे पीछे इतने कैमरास लगे हैं, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि इन कैमरास की मदद से आपने किसी की हेल्प की हो जबकि उसने आपसे खुद कांटेक्ट ना किया हो? बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, लेकिन इसमें समझने की ज़रूरत यह है कि कैमरे तकरीबन अगर 8000 कैमरे हैं तो आप हर वक्त हर कैमरे को लाइव उस तरह नहीं देख रहे। जिस तरह हमारे बच्चे नीचे मॉनिटर कर रहे हैं तो हर बच्चे के पास 100-150 कैमरा है तकरीबन, लेकिन इसके बावजूद बेतहाशा इन्होंने चीज़ें ऐसी पकड़ी हैं। ख़वातीन के हवाले से जो इशूज़ हैं उसमें भी चीज़ें निकली हैं। सर, अगर हम बिलखसूस ऐप की बात करें तो ऐप के थ्रू आप लोगों को कितनी कंप्लेंट्स जो अभी तक रिसीव हुई है? इसमें आपकी 80% से ज़्यादा कॉलें ऐसी हैं जो उनका इमरजेंसी से ताल्लुक नहीं होता, फिर भी इसके बावजूद 10% कॉल्स ऐसी हैं कि जो जिसमें हमने ख़वातीन ने कॉल किया और उनको टाइमली रिस्पांस दी गई। इसमें बहुत अच्छे केस हमने सॉल्व किए इसकी हेल्प से, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। लाहौर को तो आप लोग यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के बहुत से और शहर हैं,
उनको किस तरह से आप लोग मॉनिटर करते हैं और किस तरह से वहाँ की प्रॉब्लम्स को आप कैटर करते हैं? देखिए, ये जो एप्लीकेशन है इसका दायरा कार जो है पूरे पंजाब में है। तो अगर राजनपुर से, अटक से, किसी नॉर्थ साउथ से कहीं से भी आप चले जाएं, मियाँ वाली से किसी एरिया से भी कॉल करेंगे, कॉल यहाँ पे लैंड करेगी। ठीक है। वाकया होने से पहले रोकना जरूरी है, ना कि वाकया होने के बाद रिस्पॉन्स दी जाए। हमने इसको एक इमरजेंसी पैकेज बना दिया है आपको कि आप मोटरवे पे हैं तो कौन सा नंबर है, आप हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट पुलिस फिर रही है तो वो पंजाब के किन सड़कों पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कहाँ मोटरवे करेगी, आपको एम्बुलेंस चाहिए, 15 चाहिए, साइबर क्राइम का इशू है, फिर आपके हकूक क्या हैं, वर्क प्लेस पे आपका हरासमेंट कैसे होती है, ये उसमें जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने ब्रीफली उसमें दोनों लैंग्वेज उर्दू इंग्लिश पे हमने दे दी है। अगर आपने कंप्लेंट लॉन्च करनी है पुलिस के रवैये के खिलाफ तो IG साहब का 1787 कंप्लेंट सेंटर है जो चलता है। तो लाहौर में कोई ऐसा एरिया है जहाँ से सबसे ज्यादा अभी तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं? बाजारों में अक्सर हो जाता है, बाजारों के पार्किंग एरियाज में हो जाता है, क्योंकि शॉपिंग मॉल के अंदर जाके तो छेड़ना या हरासा करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो तकरीबन 2.5 लाख के करीब खवातीन ने इसको इंस्टॉल किया। ये बहुत अच्छा नंबर है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज इस ऐप को मैंने खुद इस्तेमाल किया और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये ख़वातीन की सेफ्टी के लिए एक बेहतरीन ऐप है, क्योंकि इस ऐप में आपको बहुत से इमरजेंसी के जो नंबर्स हैं वो मिल जाते हैं, जिस पर सिर्फ एक क्लिक के बाद आप 15 से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आपको पता है कि किचन में से खुशबू आने लग गई है हम जरा किचन का रुख कर लेते हैं। आमना, कहाँ पे पहुंचा है आपका कुनाफा निकाल लेते हैं जी। ये देखिएगा, काफला नहीं कुनाफा कुनाफा निकाल के ये देखिए। और अभी दैट वेरी मोमेंट यू वर वेटिंग फॉर, अब हम अब इसमें डलेगा शीरा नाज़रीन। ओए ओए ओए, क्या बात है अभी, ये क्या बात है। ये देखें जी, शीरा इस पे काफी जेनरसली आपने इस पे ये आपकी वेस्ट और आपकी जज्बात दोनों हम मैं आपको बताऊं, ये शीरा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन यू नो डिजर्ट मींस डिजर्ट, हाँ वैसे इतना ही होता है शीरा नॉर्मली। ये देखिए, और ये हमारा ना ओके, ये आप इस पे आप नट्स एनीथिंग जो भी जितने भी जैसे भी आप लगाना चाहें। मैं अभी आप क्या इस पे क्रीम डाल? मैं इसको फ्रेश क्रीम से गार्निश करी हूँ। ओके, अभी ये इसको थोड़ी देर इसमें ये पड़ा रहता है, इसको छोड़ देंगे तो ये जो सेवइयां हैं वो शीरे से एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो वो अच्छा जो है इसका जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक हम इसको थोड़ा सर्व नहीं करेंगे। ये देखिए जी, सॉस हमारी जो मंचूरियन है। ओके, ये देखिए, वाह 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 वल्लाह, क्या बात है। मतलब आमना, ये आप हमारे साथ से बड़ा जुल्म कर रही हैं, क्योंकि आज तो इफ्तारी करेंगे, हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है ना, आप टेस्ट करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि बस ये इतना ही है। इमरान ने आज यहाँ रुकना है तो इमरान को टेंशन पड़ी है खाना कम ना हो। इसका मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ सॉस का। इसके लिए मैंने गार्लिक सौते किया है, उसके अंदर मैंने जो चिकन आपके सामने फ्राई आपको बताया था फ्राई किया वो ऐड कर दिया, वेजिटेबल्स ऐड करके सॉसेज ऐड की हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और केचप मैंने ली है 1 कप आप ले लें, जस्ट फॉर द कलर है, अदरवाइज आप टोमेटो पेस्ट भी ले सकते हैं उसकी जगह। उसको हमने अच्छे से सौते करना है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैंने पानी में मिक्स करके एंड देन वो ऐड किया और अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लेंगे तो ये इस तरह सॉस की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चिकन मंचूरियन की जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सारे आपको पता है क्वांटिटी में भी, और उसकी रेसिपी। अब मैं ड्रिंक की तरफ आ जाती हूँ। ड्रिंक आज हमारा थोड़ा ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा ड्रिंक है। ब्लू हम लगून जो है वो मॉकटेल बना रहे हैं। ये देखिएगा, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए ब्लू कराकाओ सिरप, और ये लूँगी मैं लेमन स्लाइसेस। अब इसमें डालेंगे, बेसिकली इनको इस तरह से मॉडल किया जाता है, मगर मैं इसमें अलग से लेमन जो जूस है वो ऐड कर रही हूँ। एंड आई एम एडिंग दिस शुगर सिरप। ओके, ये देखिएगा, ठीक, ब्लू कराकाओ सिरप है, ये मार्केट में अवेलेबल है। ओके, ब्लू कलर का ड्रिंक मिलेगा आज आपको, क्या बात है। सॉफ्ट ड्रिंक जो भी कोई आपकी पसंद से आप इसमें डालना चाहेंगे। इमरान की तो आवाज ही बंद हो गई है, खाना मेरे खो गए हैं ड्रिंक में। इमरान बिल्कुल सुन हो गए। It looks really nice by the way. Cute. अच्छा जी, चलिए इसके भी रेसिपी कार्ड देना। ब्लू लगून ड्रिंक विद दिस ब्लू कराकाओ सिरप।
स्प्राइट, टू सर्व। नमक और चीनी। ठीक हो गया। पिंच ऑफ सॉल्ट अगर आप ऐड करना चाहेंगे उससे टेस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा इसका निकल के आएगा। चलें जी, खाना रेडी है, मीठा भी, मेन कोर्स भी रेडी है और साथ आपके ड्रिंक भी रेडी नहीं है अभी, जब अज़ान देनी है बहुत टाइम है, उसमें भी बहुत टाइम। अच्छा नहीं, अभी हमारा वैसे हम अपने देखने वालों को वर्चुअली खाने खिला रहे हैं। आज आपको ये खाना भी वर्चुअली देखने को मिलेगा और अभी हमारा जो सेगमेंट है देसी फूड, उसमें भी आपको खाना वर्चुअली मिलेगा। आमना ने ये शीरे में डूबा हुआ नाफा बाहर निकालने लगी है। क्या इमरान हम इसे बहुत ठंडा करके सर्व करेंगे? ये बेसिकली गर्म सर्व होता है। मैं आपको इसलिए निकाल के भी दिखा रही हूँ। ये जो मोज़रेला चीज की लेयर्स इसमें से निकलेंगी, गर्म सर्व होता है, बट थोड़ी देर हम इसको रेस्ट देते हैं ताकि जो सेवई है वो खोया ज्यादा बेहतर नहीं रहता मोज़रेला की जगह? दोनों डलते हैं, खोया यहाँ पे कॉटेज चीज या रिकोटा चीज, ये सारी डालेंगे यहाँ पे। और मोज़रेला तो फॉर द लेयर्स, जो चीज की लेयर्स निकल के आती है उसके लिए मोज़रेला। थैंक यू वेरी मच आमना, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा खाना हमें बनाकर दिखाया, हम इसको इतना अच्छा खाना हमें दिखाया, बहुत शुक्रिया। खैर चलें जी, फूड की बात है, हमने आपसे इजाजत चाहनी है, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन आपको सेगमेंट दिखाएंगे देसी फूड। और आज देसी फूड में कहाँ की इफ्तारी का एहतमाम है, कहाँ पे जा रहे हैं हमारे देसी फूड वाले, दिखाते हैं आपको। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए लोग जहां पर सदका खैरात करते हैं, उसके साथ साथ ही लोगों को फी सबीलिल्लाह सहरी और इफ्तारी करवा कर अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। आज मैं आई हूँ सब्ज़ाज़ार में, जहां पर है उस्ताद अमानत दारिल माही, जो कि हर रोज़ सैकड़ों लोगों की सहरी और इफ्तारी करवाते हैं। आए चलकर इनसे पूछते हैं कि ये कितने अरसे से लोगों की फी सबीलिल्लाह सहरी और इफ्तारी करवा रहे हैं। मौजूद है उस्ताद अमानत साहब, आप मुझे बताएं कितने अरसे से आप ये सहरी और इफ्तारी करवा रहे हैं? बेटा पहले मैं सहरी कराता ही, मैंने 24 साल हो गए, उस तो बाद कुछ 10 साल हो गए, 10-12 साल मैं नाल सहरी भी इफ्तारी भी दोनों करा। तो ये आपको ख्याल कैसे आया था कि ये आपको सहरी और इफ्तारी भी कराना चाहिए, क्योंकि आपका रेस्टोरेंट भी है? बस मुसलमान है, मुसलमान का जज्बा तो होता है ना, मुझे जज्बा था कि मैं ये काम करूं, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, मैं सबको ये कहूँगा ये काम करो, चाहे 10 आदमी को खिलाओ चाहे एक को खिलाओ, आपका रिज़्क़ कम नहीं होगा। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ आपका रिज़्क़ बढ़ेगा। सब मुसलमान भाई करना चाहिए। सहरी और इफ्तारी करवाते हैं तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई और भी करता है या फिर आप? नहीं बेटा, बहुत लोग कहते हैं मुझे, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं लेता। मेरे बाप का हुक्म था, बेटा जितना कराना है अपनी जेब से कराना, थोड़ा करा लेना, अपनी जेब से कराना, किसी का हिस्सा नहीं डालना, मैं नहीं लेता किसी। तो जब आपने सहरी करवानी लोगों को शुरू की थी तो कितने लोग आते थे और आज कितने हैं? बेटा उस वक्त मुझे बहुत शौक था, मैं इतनी सी पतीली में सालन पकाता था, यार चौकीदार है तुम भी आ जाओ, कोई मांगने वाला है तुम भी, कोई दुकानदार है यार मेरे साथ बैठ के सहरी करो। 5 आदमी 10 आदमी 15 आदमी, आस्ता आस्ता मुझे शौक था, अल्लाह करे मैं बैनर पे लिख के लगाऊं। अच्छा, जब लोग यहाँ से खाना खाते हैं, सहरी इफ्तारी करते हैं, पेट भर लेते हैं, तो तब आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या आप महसूस करते हैं उनके चेहरों पे खुशी देखकर? बस बहुत खुश होता हूँ, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अल्लाह मुझे देता है, मैं इनको खिलाता हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इनकी खिदमत कर सकता हूँ। बेटा मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने यहाँ पर सुना है हर रोज़ मेन्यू चेंज किया जाता है, लेकिन जो लोग हर रोज़ इफ्तारी करवाते हैं वो सेम मेन्यू रखते हैं, तो आपने ऐसे क्यों किया कि हर रोज़ मेन्यू चेंज करो? बेटा मैं पूछ लेता हूँ सबसे, यार कल क्या होना चाहिए, जब सारों का जो ज़्यादा कहेंगे वो बन लेंगे। कभी पाए होते हैं, कभी बकरे की सिरी होती है, कभी बौंग होती है, कभी चने होते हैं, नीम होती है, कड़ी होती है, दाल होती है, सब्जी वगैरह मैं नहीं पकाता। अच्छा मुझे ये बताएं, जो लोग यहाँ पर सहरी और इफ्तारी करते हैं तो आपको पता होता है कि ये लोग रोज़ेदार ही हैं? मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाता हूँ, इनकी नीयत इनके साथ है, मैंने तो खिलाना ही खिलाना है, मुझे क्या इनका रोज़ा है या नहीं है, मैं सबको खिलाता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया सबको खिलाओ, मैं खिला रहा हूँ। आप लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं सब मुसलमानों भाइयों को ये पैगाम दूंगा, मैं एक रिक्शा ड्राइवर था,
मैं पहले रिक्शा चलाता, फिर छोटी सी दुकान ये थी। बस मेरे अल्लाह पाक ने मेरे दिमाग में डाला, मैं ये काम शुरू कर दिया। अल्लाह ने मुझे नवाजा है। मुझे किसी चीज़ को बिल्डिंग बनाने का, किसी चीज़ का जो मैं कमाता हूँ मैं अल्लाह के रास्ते पे लगा देता हूँ, तो मुझे अल्लाह उतना ही ज़्यादा दे रहा है। तो अल्लाह सबको देगा। मेरा ये मशवरा है लोगों को, चाहे 10 आदमी को खिलाओ, चाहे एक को खिलाओ, रोज़ा रखाओ, खिलाओ, देखना आपका रिज़्क कितना बढ़ता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा मैं दुकानदारी करता हूँ ना, मैं इतने दिल से नहीं करता जितना ये काम मैं शौक से करता हूँ। मेरा एक बेटा हसन अली, वो भी बहुत शौक से करता है। हम ये काम जो है ना बड़े दिल से करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा सुकून मिलता है। मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं अल्लाह के घर जाके ऐसे ही रोज़ा लोगों को रखाऊं। ये मैं वाम को ये कहता हूँ, मेरे लिए दुआ करो, ये मेरा ख्वाहिश है। बस मैं अल्लाह से ये मांगता हूँ और कुछ नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह मेरी ये पूरी करे बस। नाजरीन, इफ्तारी का दस्तरख्वान लग चुका है और लोग इफ्तारी के लिए बैठ चुके हैं। खैर रमजान के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।